स्टार्ट किया है। मेरी भी एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस से हुई है। आज पॉलिटिकल साइंस की इस कड़ी में हम एंटोनियो ग्राम्सी का बात करेंगे, जो 20वीं शताब्दी के मानववादी एक विचारक होते हैं और इन्होंने अपना जो विचार दिया है वो मानवतावादी पे ही दिया है। ये इटालियन होते हैं और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर होते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि इनका जो जन्म होता है वो तो इटली में ही होता है। ठीक, और लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि इन पर राजद्रोह का आरोप लगा होता है और इनकी मृत्यु जो है वो कारागार में ही हो जाती है। और इन्होंने जो मतलब पहले इन्होंने अपना जो विचार प्रस्तुत किया है, जो विचार दिया है, वो सारी जो बुकें हैं वो, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अपनी सारी जो बुक्स है वो कारागार में रहते हुए ही लिखा है। और कारागार में जो बुकें लिखी जाती हैं उनको हम प्रिजन नोट कहते हैं, बंदीगृह नोटबुक। और जो ये 1971 में प्रकाशित होती है, 1971 में प्रकाशित होती है। और आगे हम देखते हैं कि ये जो इनकी बुक है वो किससे रिलेटेड होती है। सॉरी, इनकी जो बुक है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होती है। पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, साहित्य समालोचना और समाज भाषा विज्ञान, इनकी बुक जो है वो 4 टॉपिक से रिलेटेड होती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे कि ग्राम्सी के जो विचार थे वो कैसे थे, किस पर आधारित थे। तो इन्होंने क्रांति के लिए नई रणनीति की आवश्यकता समझी है। मतलब अगर क्रांति करना है तो एक रणनीति होनी चाहिए। और इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थन किया और आर्थिक नियतिवाद को भी, दोनों पर इन्होंने अपना प्रहार किया। मतलब समर्थक द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद थे, जो इसके समर्थक मार्क्स माने जाते थे, और हीगल जो है द्वंद्वात्मक के समर्थक माने जाते हैं। इनको इस दोनों पर इन्होंने अपना विचार रखा। ठीक, आगे हम देखते हैं कि इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण है वो किसका प्राधान्य का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो शासक वर्ग है वो अपने मूल्य और मान्यताओं को शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता है और उनका समर्थन प्राप्त करना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी शासक है तो किस पे शासन करेगा, उसके लिए तो कुछ लोग होने चाहिए जो उसकी विचारधारा को माने। तो विचारधारा कैसे मनवाएगा वो शासक, अपनी विचारधारा को लोगों तक कैसे पहुँचाएगा। तो वो उसका जो सबसे अच्छा माध्यम उस समय का जो शासक था उसने क्या समझा कि शिक्षा के माध्यम से शासक वर्ग अपने मूल्य और मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। इसी को हम कहते हैं प्राधान्य का सिद्धांत, जो ग्राम्सी ने दिया हुआ था। आगे हम देखते हैं कि आगे हम जब बढ़ते हैं तो इन्होंने जो समाज का विश्लेषण किया वो 2 आधार पे किया, आधार और अधिरचना। इसका पहले भी व्याख्या की जा चुकी है कि मार्क्स जो है समाज जो है उसकी आधार और अधिरचना के आधार पर ही समाज को बांटता है। तो इन्होंने समाज को जो बांटा वो बुर्जुआ जो समाज था उसका विश्लेषण 2 आधार पे किया है। पहला है कि एक आधार होगा और एक दूसरा अधिरचना होगा। आधार मतलब बेस, अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, आधार में हम देखते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली होगी और दूसरे में हम देखेंगे कानूनी, राजनीतिक ढांचा, धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं इत्यादि आएंगी। ठीक, फिर आगे हम जैसे देखते हैं कि जब हम अधिरचना को आगे लेकर बढ़ते हैं तो अधिरचना में फिर प्रभुत्ववादी आ जाएंगे। मतलब जो कानून को संभालेगा, जो कानून को संभालने की कोई संरचना होनी चाहिए, कोई जो राजनीतिक ढांचा को संभाले, और एक धर्म के लिए कोई संरचना होती है, नैतिक आदर्श का पालन करवाने के लिए, सामाजिक प्रथाएं को चलाने के लिए कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रभुत्व की बात करने लगते हैं। जब प्रभुत्व की बात हम करते हैं मतलब इन सभी प्रभुत्व को 2 भागों में बांटते हैं। एक नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है और दूसरा जो है राजनीतिक समाज की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ एक नागरिक समाज की उत्पत्ति हम देखते हैं और दूसरा राजनीतिक समाज। ठीक, तो ग्राम्सी कहते हैं कि जो नागरिक समाज है वो किससे बनेगा, परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि से बनेगा। लेकिन जो सामाजिक समाज है, राजनीतिक समाज है, उसमें सरकार की प्रधानता होगी। लेकिन जो नागरिक समाज है उसमें पाठशाला, परिवार, संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि की प्रधानता होगी। और ये जो है वह वैधात्मक संरचना इसमें देखेंगे। और जो सरकार है वो बलपूर्वक अपने कार्य को करवाएगी, इसलिए उसको बल प्रयोग मूलक संरचना कहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि जो ग्राम्सी थे वो परंपरावादी मार्क्सवाद को देखते हैं
और दूसरा मानवतावादी विचारक है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है, और तीसरा जो है नागरिक समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण में विश्वास विनियमित समाज की व्याख्या करते हैं। और तीसरा हम देखते हैं निशस्त्र तंत्र जो है उसके विरोधी माने जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इन्होंने दोहरी क्रांति की बात की है। एक क्रांति जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है और दूसरी क्रांति वैचारिक क्रांति होती है, वैचारिक आक्रमण होता है। प्रत्यक्ष आक्रमण और वैचारिक वॉर ऑफ मोमेंट और वॉर ऑफ पोजीशन। वॉर ऑफ मोमेंट जो होता है वो जो राज्य बहुत विकसित नहीं है, विकासशील देश हैं, विकासशील राज्य है, तो वहाँ पे वॉर ऑफ मोमेंट होगा, लेकिन जो विकसित राज्य हैं वहाँ पे वॉर ऑफ पोजीशन होगा। आगे हम देखते हैं कि ग्रामसी जो होते हैं मानवतावादी विचारक होते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मानवतावादी विचारक होते हैं, इटली के रहने वाले होते हैं और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर होते हैं। इनकी मृत्यु राजगृह में हो जाती है, कारागार में। इन्होंने एक जो इनका नोटबुक रहता है वो लिखते हैं, जिसे हम प्रिजन नोटबुक कहते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स, फिलोसफी, साहित्य समालोचना, समाज, भाषा विज्ञान, चारों विषयों का समायोजन रहता है। ग्रामसी का जो विचार है वो द्वंद्वात्मक, भौतिकवाद और आर्थिक नियतवाद का विरोधी होते हैं। और ये कहते हैं क्रांति के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। क्रांति अगर करना है तो पहले रणनीति की आवश्यकता होगी। और इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है वो प्राधान्य का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि शासक वर्ग अपने अपने मूल्यों और मान्यताओं को शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और उन पर अपने विचार थोपेंगे और उनका समर्थन प्राप्त करेंगे, ताकि लोग उनको शासक समझे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रामसी ने मार्क्स की तरह समाज का निर्धारण भी किया है। बुर्जुआ जो समाज है उसको दो भागों में बांटता है, एक आधार और दूसरा अधिरचना। आधार में हम देखते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली होती है, और अधिरचना में इसके अलावा जो सिस्टम होते हैं, जो संस्थाएं होती है, कानूनी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, नैतिक आदर्श संबंधित संस्थाएं, धर्म संबंधित संस्थाएं, इनका होता है प्रभुत्व होता है। फिर देखते हैं कि जो समाज है वो प्रभुत्व के लिए लड़ता है। फिर प्रभुत्व की संरचनाएं आती हैं, जिसमें नागरिक समाज होता है, और दूसरा कौन होता है, राजनीतिक समाज होता है। नागरिक समाज कैसे बनेगा, परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थान से बनेगा, और नागरिक समाज परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाओं से बनेगा, जबकि राजनीतिक समाज जो है वो सरकार से बनेगा। और राजनीतिक समाज जो है वो बल प्रयोग मूलक है, जबकि पारिवारिक जो परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं हैं, जो नागरिक समाज के तत्व हैं, वो कैसे वैधता संस्थापक संस्थाएं हैं। ये हमारा ग्रामसी का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कि जो मैंने कंटेंट लिया है वो ओपी गाबा बुक से लिया गया है, और यूजीसी नेट और एग्ज़ाम जो है पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा। अगर कोई वो बनाता है, असाइनमेंट बनाता है, उसके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने और जो पॉलिटिकल साइंस की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की जो इम्पोर्टेंट बुक है ओपी गाबा की, उससे मैंने कंटेंट लिया हुआ है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ शेयर my channel or subscribe and like and follow me. Thank you.